उसी टाइम तुरंत काट करके और इसका मैंने बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था। अच्छा। हाँ जी, जो मैंने घर में ही मतलब किचन में बनाया था। निठारी केस को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। निठारी गांव नोएडा सेक्टर 31 के पास एक छोटा भीड़ वाला इलाका है। यहाँ लोग छोटे छोटे गलियों में रहते हैं, डेली वेजेस पर काम करते हैं और जैसे तैसे जिंदगी चलाते हैं। ये इलाका ऐसा है जहाँ लोग अक्सर आते जाते रहते हैं, कभी जॉब के लिए, कभी ज्यादा पैसे के लिए, कभी परिवार की लड़ाई की वजह से। शायद इसीलिए जब महिलाओं और बच्चों के गायब होने की खबरें बढ़ने लगी तो पुलिस ने इसे सीरियस क्राइम मानने की जरूरत ही नहीं समझी। परिवार रिपोर्ट पर रिपोर्ट दर्ज कराने गए, लेकिन पुलिस का वही जवाब, अरे टेंशन मत लो, खुद ही कहीं चली गई होगी। ये सिर्फ लापरवाही नहीं थी, ये एक सोच थी। ऐसे इलाकों के लोग तो अक्सर चले ही जाते हैं, लेकिन इस बार वह कहीं नहीं गए थे, वे गायब हो रहे थे और डिसअपीयर होने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी। फिर भी पुलिस ने कुछ नहीं किया। 8 फरवरी 2005 को 14 साल की रिम्पा हल्दर गायब हो गई। उसके पेरेंट्स परेशान हो गए। वो एक थाने से दूसरे थाने भागते रहे, रिपोर्ट दर्ज करवाने की कोशिश करते रहे, लेकिन फिर वही जवाब, लड़की खुद ही चली गई होगी। ना FIR लिखी गई, ना सर्च हुई। एक और बच्ची गायब और एक और मौका जिसे किसी ने सीरियसली नहीं लिया। करीब 1 महीने बाद कुछ लड़के निठारी विलेज के सेक्टर 31 के बंगलो नंबर D5 के पीछे क्रिकेट खेल रहे थे। वही बंगलो जिसके पास से एक गंदा नाला गुजरता था। उनकी बॉल नाले में चली गई। उसे ढूंढते हुए उन्हें एक प्लास्टिक बैग दिखी और जब उन्होंने बैग खोला तो उसमें एक इंसान का कटा हुआ हाथ पाया। लड़के डर गए, गांव वाले आ गए, पुलिस को बुलाया गया, लेकिन पुलिस ने एक नजर देखा और कहा, ये ह्यूमन हैंड नहीं है, बंदर का होगा, यहाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं है। गांव वाले पुलिस से लड़ नहीं सकते थे, तो बात वहीं खत्म मान ली गई और ये घटना धीरे धीरे दब गई, जैसे निठारी में और भी कई बातें दब जाती थी। 7 मई 2006 को पायल नाम की एक यंग लड़की ने अपने पिता नंदलाल को बताया कि वो सेक्टर 31 के बंगलो D5 जा रही है। वही घर जहां बिजनेसमैन मोनिंदर सिंह पंढेर अपने डोमेस्टिक सर्वेंट सुरिंदर कोहली के साथ रहता था। ये आखिरी बार था जब नंदलाल ने अपनी बेटी को देखा। पायल घर नहीं लौटी तो नंदलाल उसी वक्त D5 पहुंच गए। पंढेर उस दिन नोएडा में नहीं था और कोहली ने बस इतना कहा, मुझे कुछ नहीं पता। हर दूसरे परिवार की तरह नंदलाल भी अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन पहुंचे और हर बार की तरह पुलिस ने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया। दिन बीतते गए, हफ्ते गुजर गए। नंदलाल रोज पुलिस स्टेशन जाते रहे, रोज पंढेर के घर जाते रहे, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। ना FIR, ना सर्च, ना कोई मदद। आखिरकार जून 2006 में पूरी तरह टूट चुके नंदलाल ने नोएडा के उस समय के SSP से मदद मांगी और इस बार चीजें आगे बढ़ी। SSP के आदेश पर पुलिस ने आखिरकार पायल की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की और इन्वेस्टिगेशन शुरू की। उन्होंने पायल का फोन ट्रेस किया और पता चला कि फोन अभी भी एक्टिव था। कॉल रिकॉर्ड्स निकाले गए और एक नाम बार बार सामने आया, सुरिंदर कोहली। उसने पायल को उसके गायब होने से एक दिन पहले कॉल किया था। यही कोहली जिसने कहा था, मुझे कुछ नहीं पता। पुलिस ने कोहली को पकड़ लिया क्योंकि उनके पास वही एक डायरेक्ट लीड था, लेकिन थोड़े ही समय में पंढेर ने उसे छुड़वा लिया और इन्वेस्टिगेशन फिर एक जगह रुक गई। पायल कहाँ गई, किसने क्या किया, पुलिस कुछ पता नहीं लगा सकी, लेकिन एक बात साफ होती जा रही थी, कोहली को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पुलिस की धीमी और बेअसर जांच से परेशान होकर नंदलाल ने एक बड़ा कदम उठाया। 7 अक्टूबर 2006 को वो कोर्ट पहुंचे और कोर्ट ने आदेश दिया कि पुलिस इस मामले की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करे। यही आदेश, यही धक्का
ऐसी सच्चाई का दरवाजा खोलने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। क्योंकि जब पुलिस वापस D5 गई और बंगलों के पीछे वाले ड्रेन को चेक किया, उन्हें दर्जनों में प्लास्टिक बैग्स मिले। हर बैग के अंदर ह्यूमन स्केलेटन भरे थे, उसी ड्रेन में जहां 1 साल पहले इंसान के हाथ को बंदर का हाथ कहकर टाल दिया गया था। अब वही जगह ऐसी डरावनी सच्चाई दिखा रही थी जो किसी के भी इमेजिनेशन से बाहर थी। सुरेंद्र कोहली को 60 दिनों तक लगातार पुलिस कस्टडी में रखने के बाद भी सीबीआई के हाथ कुछ नहीं लगा था। ना कोई मर्डर वेपन, ना कोई आई विटनेस, ना कोई ऐसा फिजिकल एविडेंस जो सुरेंद्र कोहली को इन डिसअपीयरेंस से जोड़ सके। सीबीआई के पास ऑप्शंस खत्म हो रहे थे। आखिरकार 27 फरवरी 2007 को सीबीआई ने मजिस्ट्रेट को बताया कि कोहली अब कन्फेशन देना चाहता है। मजिस्ट्रेट ने इजाजत दे दी और उसके बाद जो हुआ वो कन्फेशन इतना डरावना था कि उसने निठारी केस को हमेशा के लिए बदल दिया। मैंने उसी टाइम तुरंत काट करके और इसका मैंने बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था। अच्छा। हाँ जी, जो मैंने घर में ही मतलब किचन में बनाया था। कोर्ट रूम के अंदर कोहली ने बड़ी शांति से एक एक स्टेप बताते हुए बताया कि उसने कैसे 9 छोटी लड़कियों, 2 छोटे लड़कों और 5 अडल्ट महिलाओं को अपना टारगेट बनाया और मारा। वो बताता है कि वो विक्टिम्स को घर के अंदर लाता था, उन्हें मारता था और फिर इनर्ट बॉडीज के साथ सेक्स अटेम्प्ट करता था। उसके बाद वो बॉडीज को काटता था, कुछ हिस्से पकाकर खाता था और बाकी बोन्स और बॉडी पार्ट्स बंगलों के पीछे वाले ड्रेन में फेंक देता था। कोहली ने कहा कि वो सिर्फ एक डोमेस्टिक सर्वेंट था और ये सब कुछ मोनिंदर सिंह पंढेर के बंगलों में होता था। पंढेर अकेले रहता था, उसका परिवार चंडीगढ़ में रहता था। घर में कोहली के अलावा और भी लोग थे। एक और मेड माया सरकार, एक गार्डनर, 2 ड्राइवर। कोहली के मुताबिक हर मर्डर ड्राइंग रूम में होता था, सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे के बीच, और फिर वो बॉडी को ऊपर बाथरूम में ले जाता था। वहां उसे छोटे छोटे पीसेस में काटता था। वो कहता है कि बॉडी के कुछ हिस्से पकाने और खाने के बाद आखिर में बाथरूम और ड्राइंग रूम साफ करता था। कोहली ने कहा कि घर में मौजूद किसी भी इंसान ने कभी कुछ नोटिस नहीं किया, ना कोई स्मेल, ना खून के स्टेन्स, ना ये कि इतने बच्चे घर में आए और कभी बाहर नहीं निकले, कुछ भी नहीं। और सबसे शॉकिंग बात, ट्रायल के दौरान घर के इन लोगों में से एक भी व्यक्ति को गवाह के रूप में नहीं बुलाया गया। ना गार्डनर, ना मेड, ना ड्राइवर्स, ना पंढेर, किसी को नहीं। इस चुप्पी ने एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या कोहली पूरी सच्चाई बता रहा था या किसी को बचाने की कोशिश कर रहा था? 2007 में वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने एक स्पेशल एक्सपर्ट कमेटी बनाई जिसका काम था निठारी केस की पूरी जांच को फिर से अपनी तरफ से इंडिपेंडेंटली देखना। और उनके फाइंडिंग्स ने नोएडा पुलिस और सीबीआई दोनों की पूरी कहानी को हिलाकर रख दिया। कमेटी ने कई ऑफिशियल से बात की, जिनमें नोएडा के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विनोद कुमार भी शामिल थे। और डॉक्टर कुमार ने उन्हें कुछ ऐसा बताया जिससे सब चौंक गए। बॉडीज को जिस तरीके से काटा गया था वो बिल्कुल सर्जिकल प्रिसीजन जैसा था, इतना प्रिसाइज कि एक पॉसिबिलिटी उठी, क्या ये केस ऑर्गन ट्रेड से जुड़ा हुआ था? WCD की रिपोर्ट ने यह नहीं कहा कि मोटिव ऑर्गन ट्रैफिकिंग था, लेकिन यह साफ लिखा, कर्ड्स इतने प्रोफेशनल थे कि सस्पिशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि कहीं ये ऑर्गन ट्रैफिकिंग तो नहीं। जब कमेटी ने डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी की पूरी इन्वेस्टिगेशन फाइल्स को देखा तो उन्हें 3 बड़ी बातें समझ नहीं आई। मोटिव अनक्लियर था, मोडस ऑपरेंडी यानी किस तरीके से इतने बड़े जुर्म को अंजाम दिया गया ये भी अनक्लियर था, और कई चीजें एक दूसरे से मैच ही नहीं कर रही थी। एक्सपर्ट पैनल ने कुछ खास ऑब्जर्वेशन लिखे जो पूरे केस को ही अलग डायरेक्शंस में ले जाते हैं। सबसे पहला, हर सीरियल किलर का एक पैटर्न होता है, एज ग्रुप, जेंडर या कोई खास टाइप का विक्टिम। लेकिन निठारी में कोई उम्र का पैटर्न नहीं, कोई जेंडर का पैटर्न नहीं, कोई क्लियर टारगेट ग्रुप नहीं।
यानी ये प्रोफाइल किसी भी नॉन सीरियल किलर पैटर्न से मैच नहीं करती थी। कमेटी ने बताया कि बंगलों के पीछे और आगे का ड्रेन ज्यादा गहरा नहीं था और उसमें पानी बिल्कुल रुका हुआ था। सिंपल लॉजिक के हिसाब से चले तो अगर महीने तक डजन्स बॉडी वहां डाली गई थी तो डीकंपोजिशन की स्मेल से परेशान होकर वहां के लोग जरूर कंप्लेन करते। पानी बहता नहीं था, कुछ भी ड्रेन से दूर नहीं जा सकता था, लेकिन किसी ने स्मेल की कंप्लेन तक नहीं की। कमेटी ने कहा ये नेचुरल डीकंपोजिशन के हिसाब से बिल्कुल अननेचुरल है। तीसरा, कोहली ने खुद कन्फेस किया था कि मर्डर्स हमेशा सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे के बीच ड्राइंग रूम के अंदर होते थे और बॉडीज पीछे वाले ड्रेन में डिस्पोज की जाती थी। कमेटी ने सवाल पूछा, दिन में इतने लोगों की आवाजाही के बीच कैसे किसी ने कुछ नहीं देखा? ना नेबर्स, ना घर का स्टाफ, ना पासर बाय, किसी ने भी कुछ नोटिस नहीं किया। एक ह्यूमन बॉडी को सिर्फ बोन्स बनकर पूरी तरह खत्म होने में लगभग 3 साल लगते हैं, फिर भी पुलिस को सिर्फ बोन्स और स्कल्स मिले, कोई फ्लैश नहीं मिला। ये भी एक बड़ी इनकंसिस्टेंसी थी। कमेटी ने एक और डराने वाली बात लिखी, विक्टिम्स के धड़ अलग से फेंके गए थे और ये धड़ तब मिले जब सर्च सीबीआई की डायरेक्ट सुपरविजन में हुई। सवाल उठता है, लोकल पुलिस को ये क्यों नहीं मिला? क्या वे सच में ढूंढ भी रहे थे? WCD कमेटी की रिपोर्ट सिर्फ फ्लॉज नहीं दिखाती थी, वो पूरी कहानी को ही चैलेंज करती थी। रिपोर्ट ने साफ कहा कि निठारी का मामला सिर्फ एक सर्वेंट की कहानी नहीं लगती, ये उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स, ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और शायद ज्यादा डेंजरस था। सालों तक पूरा देश एक ही सवाल पूछता रहा, आखिर निठारी की सच्चाई क्या थी? कौन असली गुनहगार था? फिर आया 2009 और पहला बड़ा फैसला, एक ऐसा फैसला जिसने सबको हिलाकर रख दिया। 13 फरवरी 2009 को गाजियाबाद की एक स्पेशल कोर्ट ने मुनिंदर सिंह पंढेर और सुरिंदर कोहली दोनों को गिल्टी माना। इन दोनों को 14 साल की रिंपा हल्दर की मर्डर केस में दोषी ठहराया गया। यही रिंपा जो 2005 में गायब हुई थी और पुलिस ने जिसकी मिसिंग रिपोर्ट तक ठीक से नहीं ली थी। लेकिन यहाँ पर सीबीआई की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ गए, क्योंकि सीबीआई ने पहले ही पंढेर को क्लीन चिट दे दी थी। फिर भी कोर्ट ने उसे गिल्टी माना। सीबीआई इमेज पूरी तरह गिर गई। अगले दिन दोनों को डेथ सेंटेंसेस दे दिया गया, लेकिन मामला यहाँ खत्म नहीं हुआ। अगले 2 साल में जब हर विक्टिम का मामला अलग अलग चला तो सुरिंदर कोहली को लगातार डेथ सेंटेंसेस मिलते गए। 4 मई 2010 को 7 साल की आरती प्रसाद के मर्डर के लिए दूसरा डेथ सेंटेंस। 27 सितंबर 2010 को 9 साल के रचना लाल मर्डर के लिए तीसरा डेथ सेंटेंस। 22 दिसंबर 2010 को 12 साल की दीपाली सरकार के लिए चौथा डेथ सेंटेंस। 24 दिसंबर 2012 को 5 साल की छोटी कविता मर्डर के लिए 5वां डेथ सेंटेंस। लगातार केसेस, लगातार कन्विक्शंस, लगातार डेथ पेनल्टीज। इन्हीं कन्विक्शंस के बीच 10 सितंबर 2009 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया जिसने सबको हैरान कर दिया। हाई कोर्ट ने पंढेर को बरी कर दिया, उसकी डेथ सेंटेंस को भी हटा दिया गया। पंढेर शुरुआत में मेन सस्पेक्ट भी नहीं था, ना उसका नाम इन्वेस्टिगेशन में था, लेकिन ट्रायल में उसे को एक्यूज्ड बनाया गया और फिर कन्विक्ट भी किया गया। हाई कोर्ट ने कहा एविडेंस उसके खिलाफ स्ट्रॉन्ग नहीं है और वो वापस आजाद हो गया। पर कोहली के सारे चार्जेस और सारे डेथ सेंटेंसेस वैसे ही बने रहे। इसने एक और बड़ा सवाल खड़ा किया, क्या कोहली सच में अकेला था या किसी को बचाया गया, या पूरी कहानी ही अधूरी है? 2019 में एक और विक्टिम के केस में कोहली को फिर से डेथ सेंटेंस मिला। ये उसका 10वां डेथ सेंटेंस था। 11 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने निठारी की अंतिम कड़ी भी खत्म कर दी। कोहली को ऑफिशियली बरी कर दिया गया। कोर्ट ने उसकी रिहाई का आदेश दिया। करीब 2 दशक बाद जिस आदमी को कई बार डेथ सेंटेंसेस दिया गया था, वो जेल से बाहर चला गया। विक्टिम्स की फैमिली के लिए यह फैसला दिल तोड़ देने वाला था।
ये वो लोग थे जिन्होंने सालों तक इंतजार सहा, गरीबी, दर्द, अदालतों और डेट्स की मार झेली, बस थोड़ा सा न्याय पाने की उम्मीद में। कई परिवार पहले ही सब कुछ खो चुके थे और अब न्याय भी खो गया। पप्पू लाल, जिसकी 8 साल की बेटी मारी गई थी, बोला, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम इतने सालों तक लड़ नहीं सकते। दुर्गा प्रसाद, जिसने अपनी 7 साल की बेटी खोई, इस कोर्ट ने भले उन्हें छोड़ दिया हो, लेकिन ऊपर वाला नहीं छोड़ेगा। उनकी आवाजों में सिर्फ उनका दर्द नहीं था, बल्कि पूरे गांव की आवाज थी। वो गांव जिसने अपने बच्चों को खोया, अपनी पुकारें अनसुनी देखी और अपनी सच्चाई बार बार दबती देखी। और यही निठारी की कहानी का अंत है, एक ऐसी कहानी जिसमें सालों तक गायब होते बच्चे, पुलिस की अनदेखी, एविडेंस जो लोगों ने खुद ढूंढा, कन्फेशन, कॉन्ट्राडिक्शन और अधूरी सच्चाइयां, ऑर्गन ट्रेड का शक जिन पर जांच कभी पूरी नहीं हुई, कई डेथ सेंटेंसेस और फिर रिहाई, और फैमिलीज जिन्हें आज भी क्लोजर नहीं मिला। निठारी की सच्चाई आज भी वहीं दबी है, नालियों में, पुरानी फाइलों में, सिस्टम की नाकामियों में और उन बच्चों की चुप्पी में जिन्हें बचाया नहीं जा सका। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने व्यूज और ओपिनियंस को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।